बड़ा करो। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग वर्ब के फॉर्म्स मैंने बताए थे आपको कि आपको याद करना है, जिसमें हम आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में बताए थे। रेगुलर वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट ऐड ईडी, बट इन इरेगुलर वर्ब्स यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम दैट कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होगा। कुछ होंगे जिनके दो फॉर्म सेम होंगे और कुछ होंगे जिनके तीनों फॉर्म सेम होंगे। मैंने आपको कहा था याद करने को। देखो इसमें एक वर्ब मैं बता दूं आपको, बी। बेटा बी का जो फॉर्म्स है ना, वो आपको वर्ब का बेस फॉर्म अलग दिखेगा, फर्स्ट फॉर्म अलग दिखेगा, वरना सब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ बी को छोड़ दिया जाए तो फॉर्म बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से हम लोग को बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म कई बार समझ में नहीं आता कि गलत क्या है ना। देखो चलो नेक्स्ट आओ, ये सारा आपको करना पड़ेगा, फॉर्म्स अलग है और आपको इसमें याद करना पड़ेगा। अब आपको इसमें समझना क्या है वो मैं आपको 2-3 वर्ड में समझाऊंगी, रुको। ये सब तो रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है जो मुझे समझाने लायक चीज़ है। देखो अब मैं आपको जो समझाना चाहूँगी वो 2-3 चीज़ समझाना चाहूँगी। एक तो कॉपी ये, और नेक्स्ट पेज में फिर और देखेंगे। सबसे पहले क्लैप में आऊँ। फॉर्म्स जब चेंज करते हैं ना, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ये मैं आपको स्पेलिंग्स में कराती हूँ। क्लैप, अब देखो एक चीज़ इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है AEIOU को छोड़कर, है ना। और उसके पहले बेटा देखो ये सिंगल वर्वल है, सिंगल तरीके। सिंगल वर्वल का मतलब क्या होता है? सिंगल वर्वल का मतलब होता है कि एक ही वर्वल है, दो वर्वल्स नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको ईडी लगाना हो ना, तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट दिया हो उसको डबल कर देते हैं। लास्ट कॉन्सोनेंट को आप डबल करोगे फिर ईडी लगाओगे। देखो क्लैप्ड में, और दिखाऊं आपको, इसमें दिया है कि नहीं, और निट में देखो सेम रूल है। क्या हो गया है? क्लास किस में चल रहा है? ऐप में चल रहा है, देखो एक बार कमेंट कहाँ है? अब कैसे पढ़ाएं? शुरुआत ही नहीं हुआ क्या? फिर रुक गया।
वो तुम देखो, चेक करो बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से। ठीक है, एक बैच कनेक्ट नहीं हो रहा है और उसी में एरर आ रहा है। चलो तब तक हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ, निट। बेटा निट में देखो टी है लास्ट में, लास्ट में टी है, और टी के पहले भी बस एक सिंगल वर्बल है, देखो है ना। तो क्या किया, देखो डबल करना पड़ा। निटेड में यानी कि बुनने में डबल करना पड़ा। नेक्स्ट आओ, अगेन अगर मैं इसी तरह के वर्ड्स ढूंढूं, आपको खुद महसूस होगा कि इस तरह के वर्ब बहुत कम ही हैं, लेकिन आपको वो याद रखना पड़ेगा और वो कई जगह पे आपको काम में आएगा। देखो कोरल, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वर्बल है, वन वर्बल, तो देखो वही सेम चीज है, डबल एल हो गया। ये रूल समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब आओ मैं आपको दूसरा रूल बताती हूं, एक और रूल जो इसी के नीचे था। चलो मैरी में, मैरी में लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। क्या है, लास्ट में वाई, उसके पहले कॉन्सोनेंट। तो इस वाई को आई में टर्न करो, फिर ईडी लगाओ। लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में टर्न करो और उसके बाद ईडी लगाओ। देखो ध्यान से, है ना। कोई भी वाई में हो तो बोलोगे मैम यहां तो वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं बेटा, उसके पहले वर्बल है, उसके पहले वर्बल है, तो वाई को आई में टर्न नहीं करना है। जैसे वाई के पहले वर्बल है, देखो वर्बल है, तो हमने वाई को टर्न नहीं किया, हमने वाई को टर्न नहीं किया। देखो वाई के पहले अगर वर्बल हो तो वाई को टर्न मत करना, लेकिन वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में टर्न करना है। इसके 3 एक्सेप्शन है, पे, से और ले। आप स्पेलिंग्स में पढ़ोगे, इसलिए इस पे के चक्कर में मत आना। आप कह सकते हो मैम देखो ये भी तो वाई है, उसके पहले वर्बल है, तो फिर वाई को आई में टर्न क्यों कर रहे हो। मैंने पहले कह दिया 3 एक्सेप्शन है, पे, से और ले, ये 3 एक्सेप्शन है। वरना रूल क्या कहता है, वाई के पहले अगर वर्बल हो तो वाई को आई में टर्न नहीं करना है। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे मैरी में कॉन्सोनेंट है, जैसे देखो ले में भी क्या हुआ, मैंने कहा था ना वाई के पहले ले, पे और से आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, नहीं तो कहीं पर भी आपको लास्ट में वाई दिखे तो आप कोशिश करो ये देखने का कि उसका नियम क्या है। लास्ट में वाई होगा, लेकिन उसके पहले वर्बल आ गया, देखो वाई रह गया। उसके पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तब क्या होगा, जैसे कॉपी कॉन्सोनेंट आया तो वाई आई में टर्न किया। क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने आपको 2 रूल बताया। मैंने कहा है वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में टर्न करो। वाई के पहले अगर वर्बल है, वाई के पहले अगर वर्बल है, जैसे ओबे में था, तो वाई को वाई ही छोड़ दो। इसका एक्सेप्शन है पे, से और ले, हो गया। दूसरा मैंने आपको रूल सिखाया है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू छोड़कर, और उसके पहले एक वर्बल हो, सिंगल वर्बल हो, डबल वर्बल नहीं कह रही हूं, तो आखिरी वाले को डबल करोगे, आखिरी वाले को आप डबल करोगे। लेकिन अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके पहले आपको ये डबल वर्बल दिखे, तब यहां पे 2 वर्बल है, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। ईडी लगाना है, सीधे चुपचाप ईडी लगा दो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा डबल करना ये सब कुछ नहीं। देखो क्लियर बेटा। क्लास अभी तुरंत स्टार्ट हुई है, हालांकि एक बैच को कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि उसमें एरर आ रहा था। आई फील बैच नंबर 16 कनेक्ट नहीं हो पाया था, उसमें एरर आ रहा था। तो अभी मैं आपको यही फॉर्म्स में ही हूँ और मैं ये समझा रही हूँ कि देखो आपके जो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स हैं,
इनको आपको याद करना है, और पिछले क्लास में मैंने बताया था इनको याद करना है आपको, लेकिन कैसे याद करना है वो मैं अभी आपको समझा रही थी कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जनरली जब बनता है, ठीक है, तो कैसे रूल इस्तेमाल होते हैं। ऐसे स्पेलिंग्स में रूल काफ़ी डिटेल में कराऊंगी मैं। ये देखो, ये सारा मैंने आपको कहा था पेज नंबर 54 तक आपको हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? लिसन, LISTEN, ठीक है बेटा, सब जगह पे नहीं चलता, लिसन जैसे है। उसके बाद और बताती हूँ मैं, वोमिट, ठीक है, टारगेट, बेटा हर जगह पे एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं, ध्यान रखना। मैं जो सिखा रही हूँ आपको रूल बता दे रही हूँ। अब एक्सेप्शंस जो हैं उनको मैं, अब जैसे अगर आपने लिसन कहा, मैं आपको वोमिट भी बता दूं। लिसन में क्या होता है ना, टी साइलेंट रहता है, इसीलिए। ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को आप छोड़िए, ये आपको नहीं करना है। बना दो, ठीक है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ अब सीधा चलना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। इसको छोड़िए, क्योंकि ये आपके मतलब की चीज़ ही नहीं है, ये स्पोकन वगैरह का पोर्शन है। कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, झूठ मूठ का दिमाग क्यों खराब करोगे। हाँ चलो, अब आते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। मैंने आपको कहा था हमारे पास 3 प्राइमरी वर्ब्स है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास 3 है। कौन कौन सा? डू, बी और हैव, ठीक है। दीपक उसको आप फिर से देख लेना, मत तंग करो यार, तुम लोग पढ़ो ना ध्यान से। ऑफलाइन ऑनलाइन में तो यही फर्क है ना, ऑनलाइन आप 4 बार देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मैं 4 बार वही चीज रिपीट क्यों करूं? आगे समझो, बहुत पोर्शन है। अननेसेसरी आप लोग उलझा के रखना चाहते हो तो फिर ठीक है, सुनो। और दीपक ये सब काम मेरा नहीं है। आपको अगर ऑनलाइन में वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, आपका ऐप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मैक्सिमम में इतना हेल्प कर सकती हूँ आपको कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो आपको क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे अपना फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ के लिए। आपका वहाँ पे online@kdcampus.org पर आप मेल करो अपने प्रॉब्लम को, वो सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि भाई टेक्निकल चीज़ है, मैं क्या जानूँ, मुझे तो सिर्फ पढ़ाना है ना। इसीलिए अननेसेसरी क्वेश्चन करके अभी मुझे है ना आप लोग परेशान मत करो। हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, डू, बी एंड हैव। अब तीनों का इस्तेमाल क्या होता है, हम कैसे जानें कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है? इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बी से। बेटा बी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ है जो मैं चाहती हूं आपको समझाना। सबसे पहले एक बार रीड कर लो ताकि मुझे थोड़ा सा समझाने में आसान हो जाए, ठीक है। जल्दी। एक्सेप्शन से, ले और पे था अमित, जिसमें वाई के पहले वर्बल आ रहा है तो भी वाई आई में चेंज हो रहा है। एक बार जल्दी से फटाफट देखो, इसको समझाना है मुझे। हो गया? जल्दी से रीड करो।
सुनो, बी एकमात्र अकेला ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म अलग है ना? मात्र अकेला ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, लेकिन उसमें भी तो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। उसमें जो सिंगुलर फॉर्म है यानी एस ई एस फॉर्म, बेटा याद रखना, नाउन में हम एस ई एस लगाते हैं ना तो वो बहुवचन हो जाता है, लेकिन जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बेंच का बेंचेस, यानी हम जब एस ई एस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। वर्ब उल्टा चलता है, वर्ब में एस ई एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए वर्ब में हमने एस ई एस लगाया तो वो सिंगुलर हो गया और वो है इज। बी का सिंगुलर फॉर्म इज है और प्लूरल फॉर्म अगर देखोगे तो आर है, तभी तो इस किसके साथ आ रहा है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, और आर यू वी दे और प्लूरल के साथ। आई अजीब सा वर्ब है, एक्सेप्शन है, आई सॉरी अजीब सा प्रोनाउन है, एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पे एकदम अलग सा वर्ब लिया। अगर आप V2 में आओगे तो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा एक ही फॉर्म पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन यहां पे वर्ब का दो फॉर्म पढ़ोगे सेकेंड में। वॉज सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है भाई, सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया, लेकिन आई के साथ भी आ रहा है, ठीक है? और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे अगेन यू वी दे और सारे प्लूरल के साथ। अभी इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। थर्ड फॉर्म बी का बीन है, V1 ING, बीइंग है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखो बी का यूज क्या है। मैंने कहा था बी एक लिंकिंग वर्ब है, वो लिंक करता है। लिंक का करने का मतलब क्या होता है? लिंक करने का मतलब होता है जैसे क्या, आई वॉज क्या नाउन से लिंक किया, अ डॉक्टर। आई वॉज गुड एडजेक्टिव से लिंक किया, इसीलिए ये लिंक करता है। लेकिन खुद सोचो, यहाँ पे ए जो है वो आर्टिकल है, डॉक्टर किसी पोस्ट का नाम है, नाम मतलब नाउन, और आई जो है प्रोनाउन है। बेटा पूरा सेंटेंस में हम सब समझ गए क्या है, और मात्र एक वर्ब है, तो वो अगर वर्ब है तो वो कौन सा वर्ब होगा? वो मेन वर्ब होगा। अगर आपके पास सिर्फ एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा। चलो ये मेन वर्ब समझ गए हम। दूसरा आओ, अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर थी, तो मैं मरीजों को ठीक कर रही थी, मरीजों का इलाज कर रही थी। आई वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट्स, द बताता है कि मैं आर्टिकल हूं, मेरे बाद तो नाउन ही आएगा। आई ही शी इट यू वी दे हम जानते हैं प्रोनाउन है। ट्रीटिंग का मतलब होता है इलाज करना। अगर आप इलाज करने की बात कर रहे हो तब तो ये मेन वर्ब है। तो फिर एम क्या कर रहा है भाई? हेल्प कर रहा है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, राइट? अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं इसको, इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही है। अगर वॉज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों है, ऑफ कोर्स इसका मतलब जिसका वो फॉर्म है बी, वो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। अच्छा, पहले मैं आपको बेस फॉर्म ही पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद बी में जाऊं? यार तुम लोग, मैं सच कहूं तो मैं ये कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगी। अब कोई भी नया बात जुड़ता है ना, उसको लगता है कि जैसे हम कोई नहीं होता है, जैसे दिखाता है कि कोई भगवान है जिसके 8 हाथ है और 100 आंखें हैं, है ना? सब कमेंट भी पढ़ते जाओ, जवाब भी देते जाओ। यार बेस फॉर्म पूरा अलग चैप्टर है, एक बेस फॉर्म। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग? मैं सच कहूं तो मैं सीधा बंद कर दूंगी। मैं आपको बता रही हूं, जिस दिन आपका बैच खत्म होगा और उसके बाद आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तब आप बात करो ना। चैप्टर तो खत्म करने दो एटलीस्ट। अननेसेसरी क्वेश्चन। बेस फॉर्म वो फॉर्म होता है जिससे सारे फॉर्म्स बनते हैं। अभी वर्ब का बेस फॉर्म का अलग चैप्टर आएगा। आई वॉज ट्रीटिंग
द पेशेंट में वॉज पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ वॉज पता चल रहा है कि मेन वर्ब है। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हैं, और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर दोनों का काम करता है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है तो लिंकिंग वर्ब तो है ही, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब भी तो है। फिर कहोगे मैडम मेन वर्ब भी तो है, लो ओके, तो जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है वो क्या होता है? तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। देखो, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। कैसे पहचानोगे? हमेशा ऐसे पहचानना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। ये क्या है? हाँ, कनिका मैंने देखा था बेटा। ठीक है, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। एक सेकेंड मैं देख लेती हूं। ध्यान से सुनना बेटा। विथ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इमेजिनरी पोजिशन ऑफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट का इमेजिनरी पोजिशन हो तो हम सब सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाएंगे। अब कब का इमेजिनेशन भाई? प्रेजेंट का इमेजिनेशन। अगर आप इतनी बुरी हालत देख रहे हो तो कई बार कहो कि अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता ना तो इससे बेहतर मैंने इंतजाम कर लिए होते, तो क्या बोलोगे? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप हो नहीं सकते हो, वर्तमान में आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आप विश कर रहे हो। आई के साथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब जानता है आई के साथ तो वॉज आता है। आई एम सबको पता है, आई एम। आई वॉज एंड आई एम सबको पता है। ही इज, ही वॉज सबको पता है। शी इज, शी वॉज सबको पता है। इट इज, इट वॉज सब जानते हैं। इट वर कहीं नहीं आना चाहिए। ही वर एक बार स्टार डस्ट के हेड मतलब फ्रंट पेज में लिखा था, आई विश आई वॉज अ स्टार्स सन। ऐसे स्टार सन लिख दिया तो भी गलत था, लेकिन मैं आपको खाली उतना मिस्टेक दिखा रही हूं। आई विश आई वॉज अ स्टार सन। भाई काश मैं किसी स्टार का, फिल्म स्टार का सन होता हूं नहीं। काश में होता तो ये नेपोटिज्म मेरे साथ नहीं होता, है ना। यानी कि हम भी नेपोटिज्म के भाग होते। नेपोटिज्म के कारण मेरे हाथ से पिक्चर्स नहीं जाती। आई विश आई वॉज अ स्टार सन गलत है। आई विश मतलब काश। जब भी आप प्रेजेंट इमेजिनेशन करोगे, जितने सब्जेक्ट होंगे सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगेगा। देखो तो थर्ड में मेन वर्ब है। पूरा वो सही है। एट प्लेइंग, बेटा एट के साथ अगर आप लगा रहे हो तो जेरेंट हो गया ना। फिर स्पोकन में ऐसे सेंटेंसेस हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, और ऐसे भी जनरली आप अगर यूज भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड बी गुड एट स्पोकन। जब आप स्पोकन की बात करते हो, फ्लुएंसी मैटर्स, नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए। ये सब चीज़ों में आप इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद और आपकी स्पोकन अच्छी हो तब भी हो सकता है मिस्टेक करोगे। आई विश का सिनोनिम कह सकती हूँ वुड दैट है। वुड दैट और आई विश दोनों का मतलब होता है काश। वुड दैट और आई विश दोनों का मतलब होता है काश। ही वर इन माई शूज, काश वो मेरे जगह होता। शूज का मतलब वही होता है ना बेटा, कहते हैं ना द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये पहनने वाला ही जानता है कि उनको जूते कहाँ काट रहा है ना। तो इसीलिए काश तुम मेरे शूज में होते, यानी तुम मेरी जगह होते, तब मेरी तकलीफ समझते। यू वर, ही वर, आई वर, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा अगर वो प्रेजेंट इमेजिनेशन हुआ तो। देखो नहीं है अभिषेक, कोई जरूरत नहीं। अब आप कहोगे बेटा हम किसी के कमेंट्स क्या देखें? जब भी कमेंट आके देखती हूँ तो पता क्या दिखता है, मैं बताती हूँ। कमेंट है
मैम आप इतने कमेंट्स नहीं देखते, आप मेरे कमेंट्स नहीं देखते। एक लिख रहा है मैम नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बात हम 3-4 बार बोल चुके हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, शुभम ने लिखा है ऐसा क्यों, तो उसका क्वेश्चन कहीं और चला गया, खाली उसने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 कमेंट्स दिखते हैं एक बार में। तो बताओ क्या करूं मैं। चलो, प्रेजेंट इमेजिनेशन में अगर हम वर नहीं लगाए तो क्या लगाओगे, कहोगे मैम इज लगा दो। भाई इज तो रियलिटी बताता है। अगर मैं कह दूं आई एम द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री हूं, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री थी। समझ में आया, ये तो पंगा है। अच्छा, यू वर द प्राइम मिनिस्टर, कहोगे मैम यू वर, यू के साथ तो वर ही आता है, तो फिर वर्ड से पता ही नहीं चल रहा है कि इमेजिनेशन है या रियलिटी है। बेटा कहीं कहीं हम ये काम नहीं कर सकते, हमें ये लिखना पड़ेगा आई विश यू वर द प्राइम मिनिस्टर, तो आई विश से पता चलेगा, ठीक है, आई विश से पता चलेगा। क्लियर? चलो, अब ये हमारा प्रेजेंट इमेजिनेशन है, 2 हो गया। प्रेजेंट इमेजिनेशन हम समझ गए, राइट। अब आते हैं पास्ट इमेजिनेशन में। और बेटा पास्ट इमेजिनेशन हमारा ये कैसे, ध्यान से देखना। काश मोदी प्रधानमंत्री होते 1990s में, ठीक है। अगर मैं आपको 2 सेंटेंसेस दूंगी इसको खत्म करके, 1990s में प्रधानमंत्री होते, प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है, पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट, प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है। 1990s पास्ट है ना। पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन आएगा, हैड प्लस बी का 3rd फॉर्म। अब मैं आपको इसी दोनों पे 2 सेंटेंस देना चाहती हूं, मुझे बना के दिखाना। तो मान लो जो इकोनॉमी की हालत को देखकर बहुत परेशान है, इकोनॉमी की हालत को देखकर बहुत परेशान है, और वो कहेंगे कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। काश डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं आपको पूछ रही हूं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए इस पर एम्फसाइज कर रही हूं, अभी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित्स हैं जो अभी भी चाहते हैं कि अपने घर जो खो चुके हैं वहां वापस जाना, और वो नहीं जा सकते हैं। उस समय ऐसी हालत थी कि उन्हें भागना पड़ा, तो वो कभी कभी ये विश करते हैं कि काश अमित शाह 1992 में होम मिनिस्टर मतलब भारत के होम मिनिस्टर होते। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे, मुझे बना के दिखाओ तो। यस, विश, आई विश, वुड, दैट के साथ ही आप इमेजिनेशन समझ सकते हो फिर तो। यस आरती, हाँ, वुड दैट ना होता तो मीनिंग क्या होता, तब तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता। विनय, आई विश मनमोहन सिंह, वेरी गुड। प्रतिभा, आपने गलत कर दिया। कृष्णा, वेरी गुड। द फाइनेंस मिनिस्टर, बेटा द लगाओ। अमन, साक्षी, समझ में आ गया सबको। चलो अब सेकंड सेंटेंस बना के दिखाओ जल्दी से। सेकंड सेंटेंस बना के दिखाओ बहुत फास्ट। अखिल, वेरी गुड। बस सबको समझ में आ गया। ये पहला जो है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, क्योंकि आज बहुत हालत खराब इकोनॉमी की,
और ये पास्ट इमेजिनेशन है। 1992 में उनको भागना पड़ा था क्योंकि उस समय हमारे होम मिनिस्टर बहुत कमजोर आदमी थे। कैसे बनाएंगे? पहला बनेगा आई विश या वुड दैट, जो भी लगा लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह एमएस लिख दे रही हूं, ठीक है, वर द फाइनेंस मिनिस्टर टुडे। आई विश डॉक्टर मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर टुडे। और इसको कैसे लिखोगे? आई विश, ये तो पास्ट इमेजिनेशन है, अमित शाह हैड बीन, पास्ट का इमेजिनेशन के लिए मैंने बताया था हैड बीन द होम मिनिस्टर इन 1992। देखो, समझ में आया? दिस मीन्स प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हमने वर लगाया, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन लगाया। चलो वापस, इतना समझ में आ गया? बोलो। अगर मैं ये कहूं अब मुझे स्टेशन के लिए रवाना होना है, क्लास बंद करती हूं मैं। क्या कहा मैंने? क्लास बंद करना पड़ेगा। अब मुझे स्टेशन के लिए रवाना होना है। अब मुझे स्टेशन के लिए रवाना होना है। कब? बस अभी, यानी कि इमीडिएटली, फ्यूचर, अभी तुरंत, जैसे क्लास बंद करूंगी वैसे रवाना होंगे। दिस मीन्स नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन। नियर फ्यूचर में इंटेंशन है मेरा निकलने का, इंटेंशन टू डू एक्शन। मैं इसको 3 तरीके से बोल सकती हूं। बस फ्यूचर की बात कर रही हूं ना, है ना? तो इसमें तुरंत फ्यूचर, क्योंकि मैं अभी बस रवाना होने वाली हूं, निकलने ही वाली हूं, तो कहूंगी आई एम, बी का फॉर्म एम, आई एम टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। बस अब मैं जाने वाली हूं। आई एम गोइंग टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। देखो, तीनों स्ट्रक्चर सही होगा? बताओ, ठीक है? क्या कहा मैंने? बस क्लास खत्म करूंगी, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आई एम टू लीव नाउ, आई एम गोइंग टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। जैसे मान लो ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं कहूंगी सुनो अब मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। कब? जैसे बोलूंगी जा रही हूं, भाई निकट भविष्य में ही तो करना है, तो मैं कहूंगी लिसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ। आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ। जैसे मैंने आपको देखा यहां पे, मैं कहूंगी यहां पे ये क्यों है, तो आप कहोगे ये आज अभी, बस अभी ये एक स्पीच देने वाले हैं, तो आप मुझे कहोगे शी इज टू डिलीवर अ स्पीच टुडे, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच। मतलब बस ये स्पीच देने वाली है, तभी तो यहां बैठी है सामने। इंटेंशन टू डू एक्शन। ओके, मैं बस स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी कि बारिश शुरू हो गई। I was about to leave for the station when the rain started. I was going to leave for the station when he came. I was to leave for the station when the rain started. यानी आप सेम बात को, बस मैं स्टेशन के लिए रवाना होने ही वाली थी, बस मैं रवाना होने वाली हूं। फिर कहोगे मैम आप इज एम आर लगा सकते हो, मैं होने वाली हूं, वो होने वाला है। He is to leave, I am to leave, they are to leave. Past में तो I was to leave for the station. I नहीं होता, he होता तो he was, they होता तो they were. तो कहोगे is, am, are, was, were तो लगाया। will भी लगा सकते हैं क्या? I will be about to leave for the station. अगर मैं अभी कह रही हूं बस मैं रवाना होने वाली हूं, तो बेटा मैं फ्यूचर की ही तो बात कर रही हूं। अब मैं जब इज, एम, आर से भी अबाउट टू और गोइंग टू से फ्यूचर रिप्रेजेंट कर दिया,
तो फिर फ्यूचर और विल शैल लगा के और कौन सा फ्यूचर बना लूंगी मैं, है ना। पास्ट में भी तो फ्यूचर बताया ना मैंने कहा बस में रवाना होने वाली थी, कब, पास्ट में ही, तो भविष्य की बात कर रही कि बारिश शुरू हो गई। सो रिमेंबर, इस तरह के सेंटेंसेस में आप आई एम टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, ही वॉज अबाउट टू बोर्ड द बस, जब वो गिर गया, इस तरह के सेंटेंसेस को भी आपको बनाना आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको 2 सेंटेंस दूं, देखो मैं आपको 2-4 ही ट्रांसलेशन इसमें करा देती हूँ कभी कभी, अदरवाइज ऐसे ट्रांसलेशन तो हम स्पोकन में ही कराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उम्मीद है इतना तो आता होगा। इज गोइंग टू इम्पोर्ट, इज बस करने वाली है, अबाउट टू इम्पोर्ट, इज अबाउट टू इम्पोर्ट, या फिर इज टू इम्पोर्ट, तीनों में से कोई लगा दो। द गवर्नमेंट इज टू इम्पोर्ट भी चलेगा, बस करने वाली है। ठीक है। दूसरा, लोग उसे अस्पताल बस ले जाने वाले थे, पीपल वर, सेम, अबाउट टू टेक, या फिर पीपल वर अबाउट टू टेक, या फिर गोइंग टू टेक, या फिर पीपल वर टू टेक him to hospital when he died, या when he passed away. People were about to take him to hospital. People were going to take him to hospital.
एक सेकेंड यार, वैक्सीन कर दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? पास अवे का मतलब बेटा मर जाना होता है। टेक हिम टू हॉस्पिटल। ठीक है, और सुनो ध्यान से बेटा, बी का मतलब लिंकिंग वर्ब है, था, होगा। टू कुछ और होता है। गोइंग का मतलब जाना होता है। लेकिन ये जब मिक्स होता है तो क्या बना देता है? ये बस इंटेंशन टू डू एक्शन बना देता है। इसीलिए सब के साथ जो वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है ना, इसकी वजह से इन सब में जो ये वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है, इसकी वजह से ये पोर्शन जो है, इनको हम लोग इडियोमैटिक मॉडल्स भी कहते हैं। अब इडियम क्या होता है मैंने बताया है, नाच ना आंग जाने आंगन टेढ़ा। ना आपको नाच से मतलब है ना आंगन से मतलब है ना? वो क्या है? इडियम है, क्योंकि उसके अंदर एक छिपा हुआ मीनिंग होता है। और मॉडल्स क्यों हैं? क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, इसलिए इनको हम इडियोमैटिक मॉडल्स कहते हैं, जिसको हम इंटेंशन टू डू एक्शन का नाम दिए हैं कि बस करने का इंटेंशन रखते हैं। फाइन, समझ में आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम लोग बी का यूज समझ गए, कहां कहां यूज होता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? इंपॉर्टेंट एक सबसे बड़ा है कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाते हैं अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन का हो तो, और एक इंटेंशन टू डू एक्शन का हम स्ट्रक्चर देख लिए हैं, हालांकि वो मॉडल का पार्ट है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, अब इस पेज को जरा एक बार रीड कर लो। अभी कमेंट पढ़ो, विवेक का स्क्रीनशॉट मारो। देख लिया? चलो, डू का बेस फॉर्म डू है, तभी तो मैंने कहा एक बी छोड़ दो तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। तभी तो बेस फॉर्म एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि ताकि आप बेस फॉर्म से समझ सको कि क्या है। टू फर्स्ट फॉर्म डू, एस ई एस फॉर्म डज,
सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म डूइंग। ऑक्सिलरी वर्ब है, हाँ, डू, बी और हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। अगर ऐसा है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की जगह पे आना चाहिए। इनको एक ही वाक्य में ले आई मैं। आई डू नॉट डू एनी वर्क। नॉट के पहले क्या आता है? अगर है तो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के बाद मेन वर्ब। हो गया सेम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ गया, है ना। इसका मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों प्लेस पे आ गया तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट अप, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, है ना। यू मेड ए मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक। कैसा लग रहा सुनने में? साधारण। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कहीं से तो झलक नहीं रहा है मैडम कि आपको मेरी परेशानी समझ में आ रही हो। आप कह रहे हो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, है ना, चेहरे से, बात से। चलो फोन में हूं मैं, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आवाज में कहीं से समझ में आ रहा है आपको कि मैं आपकी परेशानी सही में समझ रही हूं? मुंह से बोलना और सही में समझना, मुझे भेज दो, ठीक है। बोलना और समझना दोनों अलग चीज है। अब मैं देखो, सुनो ध्यान से। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। यू डिड मेक अ मिस्टेक। लग रहा है बेटा, पॉजिटिव वाक्यों में हमको डू, डज, डिड की जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू का मतलब करना है तब तो चलेगा, लेकिन खाली हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड की जरूरत नहीं होती। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, नेगेटिव में जरूरत पड़ती है। डू आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स यानी कि इंट्रोगेटिव में जरूरत पड़ती है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स में जरूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव वाक्य में भी आ गया, लेकिन उसके बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। अगर ही डज लगा दूं तब भी अंडरस्टैंड ही होगा, डिड लगा दूं तब भी अंडरस्टैंड ही होगा, क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। और ये डू, डज, डिड क्यों लगाया है मैंने? सिर्फ मेन वर्ब पर जोर देने के लिए। अगर मैं फोन पर ही आपको कहूं ऐसे, आप मुझे देख नहीं रहे हो, आपको मैं दिख नहीं रही हूं, और मैं कहूंगी आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स बट यू डिड मेक अ मिस्टेक। अब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये तो एम्फसाइज कर रही है मैम इस बात पर कि मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं, लेकिन तुमने भी तो गलती की है ना। दोनों पे जोर दिया है मैंने। इसीलिए डू, डज, डिड का प्रयोग मेन वर्ब पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। क्या कहा मैंने? डू का मतलब मेन वर्ब में क्या है? करना। देखो वर्ब का बेस फॉर्म है, इसका मीनिंग है मेन वर्ब में करना। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, बस सिर्फ हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को। यहां पे ये क्या काम कर रहा है? ये मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। यहां पे ये क्या कर रहा है भाई? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, वो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। और यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या कर रहा है? मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। ठीक है, बोलो। अंकित, तुम्हारा ट्रांसलेशन बहुत गंदा है। लिख सकते हो रूपक, मैंने तो कहा सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन आपको वो फील नहीं आई। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, कौन सा गलती है। नेक्स्ट आओ, आई वर्क, जितना तुम मेहनत करते हो ना उतना ये लड़की भी मेहनत करती है, या जितना मैं मेहनत करती हूं उतना ये भी करती है। आई वर्क एज हार्ड एज शी वर्क्स। वर्क्स बेटा, वर्क और वर्क्स रिपीटेशन नहीं है, सोचो। आई लव दिस हाउस, आप कहोगे मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है।
आई लव दिस हाउस टू, आई टू लव, ये दोनों ऑप्शन तो यही कट गया। क्यों? क्योंकि भाई वर्ब का रिपीटिशन मत करो, वर्ब का रिपीटिशन मत करो। अगर आप वर्ब के रिपीटिशन से बचना चाहते हो तो क्या करो? डू के फॉर्म का इस्तेमाल करो। इसीलिए अगर मैं कहूं आई वर्क एज हार्ड एज यू डू, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बी को छोड़कर अगर खाली आप हटा दो बी को, बी के फॉर्म्स को, तो किसी भी वर्ब का रिपीटिशन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डू लगाओ। ठीक है? जैसे अगर मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस और दूं, देखो तो। चलो बताओ तीनों में क्या होगा। आरी बेटा, अभी पूरा खत्म नहीं किया मैंने उसमें। जल्दी करो। शी के साथ हमने स्लीप्स लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। डू में ईएस लगता है, डस। यू के साथ डू लगेगा, लेकिन यहां तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो मैं टेंस थोड़ी चेंज करूंगी। डू का सेकंड फॉर्म डिड, और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यू के साथ डज नहीं डू लगता है। ये सब टेंस में पढ़ोगे, लेकिन कम से कम हमें अगर अभी सही बना कर दिखा दोगे तो एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंट रहूंगी मैं कि इतना आपको आता है। ही शी इट के साथ एस फॉर्म आता है वर्ब में, और सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलता है। मैं उसे उतना ही जानती हूं जितना तुम जानते हो, चाहे जितना वो जानता है। मैंने उतने ही ईमानदारी से काम किया जितना तुमने किया था, और वो उतना ही सोती है जितना तुम सोते हो। देखो, क्लियर? सुनो, हम हमेशा रिपीटिशन से बचते हैं। बेटा वर्ब के रिपीटिशन से तो बच रहे हैं, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए एक पूरा चैप्टर बन गया प्रोनाउन। तो क्यों ना हम वर्ब के रिपीटिशन से ही बचें। खाली इज, एम, आर, वॉज, वर को छोड़ दिया जाए तो,
और बी को छोड़ दिया जाए तो, मतलब बी के फॉर्म्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी वर्ब आएगा उसका रिपीटेशन से आपको बचना है। कैसे बचे? डू का फॉर्म लगा के। आप देखो, अगर आई लव दिस हाउस है, आई लव दिस हाउस है, ध्यान से देखना, अगर आई लव दिस हाउस उसमें दिया है तो लव वर्ब है और हाउस जो है नाउन है। जहां पर भी उस वर्ब का और उस नाउन का रिपीटिशन है वो ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है। दूसरा, सेंटेंस के लास्ट में ऑल्सो नहीं आना चाहिए, ये एडवर्ब में सीखोगे। चौथा, आई लव, तो आप क्या कहोगे? मैं इस घर से प्यार करती हूं, तो आप ये कहोगे मैं भी, ये थोड़ी कहोगे मुझे भी, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट है ना। अगर आप मी टू बोल रहे हो तो इसका मतलब मैं भी नहीं है, मी नहीं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं। वो सोचते हैं मैं भी, तो कहते हैं मी टू, है ना। अगर मैं कहूँ आई एम नॉट वेल टुडे, अब सीधे जाते हो मी टू। मी टू क्या होता है भाई? मैं कह रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कह रहे हो मुझे भी। मैं कह रही हूँ आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम कह रहे हो मुझे भी। मैं कह रही हूँ आई वोंट गो टू कॉलेज टुडे, आप कहोगे मी टू। मी टू क्या होता है? मी टू का मतलब तो होता है मुझे भी। मुझे भी क्या? मुझे भी का मतलब है, जैसे एक मी टू अभियान चला था ना भी हाल फिलहाल, है ना, सारे लोग, सारी लड़कियां जितनी थी, जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड ऑल है, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यानी मुझे भी शोषित किया गया है ना। तो मी टू अभियान जो था उसका मतलब था कि मुझे भी शोषित किया गया। समझ में आया? इसीलिए मी टू नहीं होगा। ठीक है। फिर आई टू चलेगा, सो डू आई दोनों चलेगा। अब मैं इसमें से कौन सा चुनूंगी? सो डू आई। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे लव के रेपिटेशन से बचने के लिए डू दिख रहा है, यहां तो मुझे वर्ब से रेपिटेशन से बचने के लिए कुछ दिख भी नहीं रहा है। भाई वर्ब हटाने थोड़ी बोला है मैंने कहा है वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए डू का फॉर्म लगाओ, है ना। और सो डू आई होता है, सो आई डू नहीं होता है। सो एडवर्ब है। सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से होता है तो उसके बाद वाक्य इन्वर्जन में होता है। ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो आज हम कहां तक किए हैं? पेज नंबर 57 तक। हम लोगों ने वो कैप शुरू कर दिया था 1। चल नेक्स्ट पेज में आ जाओ, वो कैप में, और मैं इसका सारा रूट बता दूं पहले। ऐसे इसमें आज मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, क्या आपको ज़रूरी है इसका? एनीवे आपकी मर्जी, देख लेना। अब इस पेज से इसमें काफ़ी रूट है, काफ़ी रूट्स है इसमें।
इतने वर्ड से देखो इस पे। सो डू आई होगा बेटा, सो डू आई, मैं भी। सो एम आई भी होता है। आई डोंट डू एनी वर्क बेटा, पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। चलो हो गया। सुनो, कैकोफनी बेटा, कैकोफनी कहते हैं। कैको इज बैड, फोन इज साउंड। कैकोफनी या जो शोरगुल नहीं होता रहता है ना। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में बहुत शोर हंगामा हो रहा है, ढोल ढंगार बज रहा है, तो क्या कहोगे? द कैकोफनी डिड नॉट लेट मी स्लीप, है ना। कैकोफनी ने मुझे सोने नहीं दिया। आई कैन नॉट टॉलरेट द कैकोफनी ऑफ दिस कॉलोनी। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी मैम, क्लास में मैम। मैम 8 बजे फ्री होंगे, बताइए ना। कल सुबह है मैम। तो ठीक है मैम, 8 बजे के बाद मैं लेने आ जाऊंगी जहां बोलेगा। आप आ जाओ ना, थोड़ा देर बैठ के बात कर लेंगे, मैं फ्री भी हूँ। 8 बजे आइए। हाँ 8 बजे आ जाओ। ओके मैम। नहीं, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम किया। आइए मैम, फिर बात करते हैं। ओके लो, सॉरी बेटा। कैकोफनी का मतलब मैंने क्या कहा? हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। जैसे सिटीज़ में कैकोफनी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड फील नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। चलो नेक्स्ट आओ। कैलीग्राफी। कैली जहाँ दिखे समझ जाओ ब्यूटीफुल, क्या को जहाँ दिख जाए समझ जाओ अगली, बैड, गंदा, है ना। कैलीग्राफी बचपन में आप देखते हो, कई बार आपको छुट्टियों में कहते थे कैलीग्राफी सीखने जा रहे हैं, मतलब सुंदर हैंडराइटिंग सीखने जाते हैं। तो जो लोग सुंदर हैंडराइटिंग लिखने सीखते हैं ना, तो उसकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाती है। तो कैलीग्राफी सुंदर हस्तलेखन कला, मतलब ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है। बीटिफिक, बीटिफिक को हम ऐसे याद रख सकते हैं, व्हेन इंडिया बीट्स पाकिस्तान यू फील बीटिफिक। व्हेन इंडिया बीट्स पाकिस्तान you feel beatific. When India beats Pakistan, beatific, किसी को हरा के बड़ी खुशी महसूस होती है। खासकर आपको इंडिया, पता नहीं क्या भयंकर प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कि इंडिया जब पाकिस्तान को हराता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। यानी बीट करके हम बीटिफिक महसूस करते हैं। बीट करके किसी को हरा के, बीट का मतलब पीटना भी होता है बेटा, लेकिन किसी को हरा के फिर आप क्या महसूस करते हो? आप बीटिफिक महसूस करते हो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, ईगोइस्ट। बेटा अभी इसके पहले एक स्पोकन के क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि मैम ईगो और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है।
वहां पे ईगो एज अ वर्ड पूछा, क्योंकि उसको वर्ड का एटीट्यूड से डिफरेंस चाहिए था। एटीट्यूड तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है एटीट्यूड, लेकिन ईगो जो होता है वो हमेशा दंभ और घमंड ये होता है। लेकिन बेटा मैं आपको वर्ड नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको रूट अगर बताऊं तो ईगो का रूट है आई। अगर मैं कहूं यार सब कुछ मेरे लिए है, जितनी कमाई है कंपनी की सब मैं लूंगी, मैंने बैच बनाए हैं, मैं कुछ नहीं दूंगी, तो मेरा स्टाफ क्या बोलेगा? कहेगा मैम इज ईगोइस्ट, मतलब सेल्फिश है। आई सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती हूं, भाड़ में जाए दुनिया, है ना। इसका मतलब फिर वो क्या कहेंगे? कहेंगे मैम इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है ना। ईगोइस्ट ज्यादा अगर मैं हो जाऊं, भाई हम बिल्कुल इस ब्रह्मांड के सेंटर में हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब भगवान ने जितनी चीजें बनाई है ना, सब सिर्फ इंसान मनुष्य के मतलब भोगने के लिए बनाई। चाहे जितनी चीजें हैं, शेर है तो मैं उसको अपनी दीवार में टांग के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े हंटर हूँ, है ना। जितने छोटे जानवर हैं सबको मार के खाना। इसका मतलब इंसान ने क्या किया? इंसान ईगो सेंट्रिक हो गया। आज हम जितनी तरह के एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट मैन बिकेम ईगो सेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब अगेन अगर मैं खुद को कहूँ यार मैं इस कंपनी के सेंटर में हूँ, आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, सब कुछ तो मैं ही भोगूंगी ना, और किसी को क्यों दूंगी? इसका मतलब अपने आप को मैं इस पूरे कंपनी के सेंटर में मान रही हूँ, तो आप क्या कहोगे? मैम हैज टर्न्ड ईगो सेंट्रिक। ठीक है, अब आओ ईगोटिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड पावर मेड इजी में एक डेफिनेशन दिया है कि टी फॉर टब याद किया है आज तक? टी फॉर टब याद किया है, चलो आज हम टी फॉर टॉक याद कर ले। ईगोइस्ट के बीच में टी आ गया तो ईगोटिस्ट बन गया। ईगोटिस्ट का मतलब है जो सिर्फ आई के बारे में सोचता है वो ईगोइस्ट है, सेल्फिश। लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में टॉक करता रहे, मैं दिन भर अपनी बखान करते रहूं, आपको बताते रहूं मैं क्या हूं, मैं कितनी बड़ी तोप हूं, मैं कितना इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैं कितने एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे कितना नॉलेज है, तो कहोगे मैम इज ईगोटिस्ट। इतनी बोस्टफुल, इतना डिंगे मारती है, वी जस्ट डोंट वांट टू सिट विथ हर। आया समझ में? जो अपने बारे में सिर्फ टॉक करता रहे वो ईगोटिस्ट, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहे वो ईगोइस्ट, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, जिसका सिनोनिम ईगो सेंट्रिक भी तो हो सकता है। देखो बोलो क्लियर? फिनाले बेटा वो नाउन के रूप में यूज होता है ना। जो फाइनल होता है वो फिनाले होता है, फाइनल इज एन एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अब आओ नेक्स्ट, रूट बता देती हूं। क्या हुआ बेटा? इगोइस्ट बेटा, शी इज इगोइस्ट कह रहे हो ना, एन इगोइस्ट कर दो क्योंकि वहां नाउन है वो। चलो, ईगोमेनिया। देखो बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स आपको दिखेंगे, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखेंगे, है ना। जैसे अभी कंगना को देखोगे, शी इज रियली सफरिंग फ्रॉम ईगोमेनिया, सेल्फ ऑब्सेस्ड है।
अपने को सोचती है कि सिर्फ मैंने ही, जितने हीरोइन सेंट्रिक मूवीज है वो सिर्फ मैंने ही बनाया है। आज इस कोरोना काल में अगर ये इंडस्ट्री सस्टेन कर रहा है तो सिर्फ मेरे ही फिल्म के कारण सस्टेन कर रहा है ना। जो जयललिता का मूवी पर जो मूवी बना है उसमें वो खुद बता रही है अपने आप को क्या, कि इस मूवी के कारण आज बॉलीवुड जिंदा है। तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ऐसे लोग ईगो मेनिया से सफ़र करते हैं। मेनिया बेटा सनक होता है। अब सनक का मतलब जानते हो क्या होता है? सनक का मतलब होता है जब आप उस चीज़ के बारे में दिन भर सोचते रहो। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी है। कहते हैं आपका जो दिमाग है ना, वो ऐसी चीज़ होती है उसको जैसे घुमाते हैं वैसे घूमेगा, ठीक है। वो जैसे घुमाओगे वो ऐसे वैसे ही घूमता है। एक बार एक आदमी एक बड़े बाबा के पास गया और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मुझे देखती तक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी हो जाए और ये किसी के बारे नहीं सोचे, ये बस मेरी अर्धांगिनी बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं तो मैं दिन भर उसके बारे में सोचता रहता हूँ और कहीं ऐसा ना हो मैं बीमार पड़ जाऊँ। बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करो, ये चूरन लो, दिन भर में 2 बार खाना, ठीक है, दिन भर में 2 बार खाना। लेकिन याद रखना कभी भी इस 1 महीने में, पूरा 1 महीना तुम्हें ये करना पड़ेगा, इस 1 महीने में कभी भी तुम बंदर के बारे में मत सोचना। बोला मतलब? बोला कभी भी तुम्हारे दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए, ना बंदर का पिक्चर, ना छवि, ना बंदर का नाम मुंह से निकलना चाहिए। मतलब बंदर शब्द और बंदर की छवि मतलब दिमाग में या जुबान पे नहीं आना चाहिए। उसने कहा ठीक है, बंदर को कौन सोचता है यार, है ना, बंदर से मेरा कोई संबंध थोड़ी है, मुझे तो लड़की चाहिए। 1 महीने के बाद वो मेरी पत्नी बन जाएगी ना? बोला हाँ बिल्कुल, 1 महीने के बाद वो आके तुम्हारे चरणों पे गिरेगी। उसके बाद 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, 2 महीना बीता ठीक है। 2 महीने के बाद वो आके कहता है कि अब वो लड़की भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब है, ये जो मेरे दिमाग में हर बार दवा खाते बंदर आता है ना, ठीक है, और मैं अब दवा छोड़ भी चुका हूं तब भी बंदर आता है दिमाग में, पहले तो इसको मेरे दिमाग से निकालो क्योंकि ये बंदर मेरे दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। क्यों? पहले उस लड़की का मेनिया था, अब इस बंदर का मेनिया हो गया उसको। सो ये सनक होता है। आपको मैंने क्या कहा, हमारा दिमाग, जैसे वो पिक्चर देखे हो ना 3 इडियट्स, अपने दिल को बस तसल्ली दो, ऑल इज वेल। कहा इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बोला नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम झेलने की शक्ति आ जाती है। तो वही है दिमाग। दिमाग को आप जैसे ट्रेन करोगे वैसा होगा। अगर किसी चीज़ के पीछे आप एकदम पागल हो गए हो, एक तो होता है, 2 स्टेज होता है बेटा। एक तो फीलिया होता है, फीलिया मतलब लव, PHILIA, लव होता है। और फोबिया मतलब डर होता है। उस चीज़ को देख के दूर भागोगे तो फोबिया है, उस चीज़ के नज़दीक जाओगे और बहुत प्यार में उमड़ेगा उसके लिए तो फीलिया है। लेकिन अगर उस चीज़ के लिए एकदम सनक सवार हो जाए, कुछ लोगों को देखते हो पानी से मेनिया होता है ना, हाइड्रोमेनिया होता है। दिन भर वो नहाता रहेगा, कपड़े धोता रहेगा, हाथ धोता रहेगा, बर्तन धोता रहेगा, फिर नहाएगा, फिर बर्तन धोगा, फिर हाथ धोगा, मतलब वो दिन भर वो पानी के नज़दीक रहेगा। दैट इज व्हाट हाइड्रोमेनिया हो जाता है वो। हाइड्रोफीलिया तो एक स्टेज है जब पानी से में ज़्यादा पानी में रहने की इच्छा होने लगती है, लेकिन हाइड्रोमेनिया होता है जब वो बीमारी बन जाता है तब। सो रिमेंबर, ईगोमेनिया भी सेल्फिशनेस का एकदम हाइट है और उस समय आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, यार हम में सो है, हमारे जैसा कोई नहीं है। जो आजकल आपको बेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकती हूँ कंगना है, ठीक है। नाउ कम टू ब्रेन चाइल्ड। अगर पूछोगे मैम हु गेव दिस नेम केडी कैंपस टू योर इंस्टीट्यूट, केडी कैंपस किसने नाम रखा? तो अगर मैं कहूँ दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड? ये मेरे दिमाग की उपज है। ब्रेन चाइल्ड मतलब ठीक है, मेरी दिमाग की उपज। समझ में आया? हाँ, मेड वगैरह को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा हाइड्रोमेनिया हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत नहाते धोते, बहुत साफ सुथरा रहना चाहते हैं, उनको भी हाइड्रोमेनिया हो जाता है। चलो, तो मैंने क्या कहा, दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड, इसका मतलब ये मेरी दिमाग की उपज है। अगर कभी किसी ने कोई प्रैंक कर दिया आपके साथ, तो कई बार गुस्से से क्या पूछोगे, हुज ब्रेन चाइल्ड दिस वॉज, यानी कि ये मजाक,
ठीक है, तुम सब लोगों ने मिलके किया, लेकिन ये किसके दिमाग की ऊपर थी पहले ये बताओ, है ना। चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, बेटा मैंने खाली इसको अंडरलाइन करके बच्चा बना दिया। देखो बेटा, बच्चों में आपको दो चीजें दिखेगी, एक तो बच्चों में मासूमियत होती है ना, छल कपट प्रपंच बच्चों में नहीं होता। दूसरा, बच्चों को मूर्ख बनाना भी आसान होता है, तो मूर्ख से भी रिलेट कर सकते हैं। यानी चाइल्ड से बना हुआ एडजेक्टिव चाइल्डिश, फूलिश, मूर्खतापूर्ण मीनिंग देता है। एंड चाइल्ड से बना हुआ सेकेंड एडजेक्टिव चाइल्ड लाइक, इसका मतलब मासूमियत भरा होता है। अगर कोई आपसे बेतुका सवाल पूछेगा, जैसे मान लो किसी का कोई मर गया हो अभी कोरोना में, और आके उससे पूछेगा कि आपका क्या कहना है, तो आपको क्या महसूस होगा, ये जर्नलिस्ट व्हाट चाइल्डिश क्वेश्चंस ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग चाइल्डिश क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि ये बचकाने क्वेश्चंस पूछ रहा है। और कभी कभी आपको किसी मासूमियत भरी मुस्कान से प्यार हो जाता है, तो क्या बोलोगे, आई लव हर चाइल्ड लाइक स्माइल। समझ में आया। देखो बेटा, कंगना का जो स्टेज है वो इनफैक्ट पागलपन से एक पहले का स्टेज मुझे महसूस होता है। शिवम केडी इज ऑन माई फादर्स नेम, कृष्णदेव, ठीक है। नेक्स्ट आओ जेंटिल, और ये मैंने इसलिए काट दिया इसके नीचे क्योंकि वो रूट नहीं था, उसको मैं याद कराने का तरीका से सोचवा सकती हूँ आप लोगों को। ऐसे जेंटिल से याद रखो ना, जेंटिल, जेंटलमैन। अगर आप जेंटलमैन याद रखोगे तो स्कूल्स में जो जेंटलमैन का एक पिक्चर देता था ना, तो वो कोट टाई और हैट वगैरह पहना हुआ एक आदमी का फोटो देता था, है ना। बेटा इतना कोट टाई और हैट वही पहन सकते थे जिनके पास पैसे होते, है ना, यानी जिनके अपर क्लास के लोग होते थे ना, वही वैसा ड्रेसअप कर सकते थे। इसीलिए जेंटलमैन से जेंटिल याद रखो, ऑफ हाई सोशल क्लास। लेकिन आप देखोगे जनरली पिक्चर्स में जो इंग्लिश मूवीज होते हैं, कोट पहना हुआ है, बहुत अच्छे से कोट उतारेगा और ऐसे झुक के वो आपको ग्रीट करता है। इसका मतलब पोलाइट नेचर भी तो दिखता है आपको ऐसे जेंटलमैन में। तो जेंटलमैन का मतलब ऐसे लोग जिसके बिहेवियर जेंटल हो। जेंटल मतलब देखो ना, बीइंग वेरी पोलाइट, विनम्र, एडजेक्टिव है, दोनों से मैंने बना दिया। क्या बनाया आपका, मैंने कहा एडजेक्टिव है, इसके दो मीनिंग है, पोलाइट एंड ऊपरी क्लास वाले, जो ऊपर क्लास वाले होते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। इससे मैं एक सेंटेंस बना के दिखा दूं, वो आपको याद रहेगा। वेन, वेन का मतलब होता है घमंडी। वेन का मतलब बिना बात का। जैसे कहते हैं ना, पता नहीं किस बात का घमंड खाती है, तो शी इज वेन मतलब घमंडी है। इन वेन बिना कारण के, बिना बात का। वेन का मतलब यूजलेस भी तो हुआ, इन वेन का मतलब यूजलेसली, बिना बात का, है ना। एंड इस वेन का मतलब एरोगेंट, घमंडी। देखो दोनों वेन को एक साथ मैंने एक सेंटेंस में बता दिया। शी इज वेन इन वेन, घमंडी बिना बात का। मैंने एक ही सेंटेंस में कहा शी इज वेन, घमंडी इन वेन। इन वेन का मतलब हुआ बिना बात का, है ना, बिना कारण। आई वर्कड हार्ड इन वेन, कभी कोई फेल हो जाता, कहता क्या यार बेकार में ऐसे ही मेहनत किया, है ना, बिना कारण, बेकार में, बिना कारण या बेकार में, बेकार में इतना मेहनत किया, राइट। समझ में आया। जैसे आप लड़कियों को क्या करते, पीछा करते हो, घर तक छोड़ते हो, उसको रोज सुबह स्कूल तक छोड़ के आते हो, और जब वो आपको लिफ्ट नहीं देती है तो कहते हो क्या, पता नहीं किस बात का घमंड है। किस बात का घमंड है, उसी बात का घमंड है जिसके पीछे तुम इतना टाइम दे रहे हो, घमंड तो खाएगी, राइट। चलो, शी इज वेन इन वेन, पहला क्या है, यूजलेस, बिना काम का, बिना बात का। एरोगेंट, हॉटी, सुपरसीलियस। भाई अपने आप को सुपर समझोगे तो सुपरसीलियस कहलाओगे, है ना। क्या कहोगे कि भाई अपने आप को बहुत सुपर समझती है, बहुत सुपर समझने वाले को क्या कहोगे, सुपरसीलियस। और ऑन हाई हॉर्स चलो,
अभी तक मैंने लड़कियों का नाम दिया आपको, अब लड़कों का दे देती हूँ। ऑन हाई हॉर्स, जब ये घोड़े पे बैठ जाते हैं लड़के, तो उसके बाद देखना इनके घमंड बढ़ जाएंगे, यानी पति बनने के बाद तो फिर ये क्या घमंडी है ना। सो वंस दे सिट ऑन हाई हॉर्स दे आर ऑलवेज फॉर लाइफ टाइम दे आर ऑन हाई हॉर्स। ऑन हाई हॉर्स का मतलब क्या है? घमंडी। देखो राहुल तुम वहीं फंसे रहो, बेकार बात का। मेन वर्ब के बिना सेंटेंस बन जाएगा? वेन का सिनोनिम है टॉफी नोस्ड, और अगर मैं टॉफी नोस्ड की बात करूं तो बेटा देखो सिनोनिम देखो, एरोगेंट, हॉटी, सुपरसीलियस, ऑन हाई हॉर्स, नखरेबाज, स्नॉबिश, फेस्टिडियस। बेटा फेस्टिडियस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज का मतलब जिसको खुश करना मुश्किल हो। स्नॉबिश का मीनिंग नखरेबाज। फेस्टिडियस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। बस इतना ही रहने दो। अच्छा छोड़ो, परटर्ब कर ले, उसके बाद 25 से इडियम्स एंड फ्रेजेस है। नेक्स्ट परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, डिस्टर्ब, परटर्ब, टर्ब, टर्ब, डिस्टर्ब, टर्ब, ऐसे याद रखो ना, परटर्ब, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब तंग करना। टुडे आई एम वेरी मच परटर्ब्ड, आज बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। समझ में आया? देखो सीपी क्या होता है, ओपी क्या होता है? VEIN तो बेटा आपके बदन के अंदर जो क्या रहते हैं, ध्वनि ना क्या कहते हैं उसको, नहीं ध्वनि है ना। आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहते हैं, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। VEIN वो होता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, एक बार ये खत्म हो जाए ना उसके बाद इसको लोड करा देंगे। इसको मैं सेव कर ले रही हूँ, एक बार खत्म हो जाए फिर इसको लोड कर देंगे आपको पूरे प्रिंटेड फॉर्म में भी। चलो आज इतना ही रहने दो। ये जो रूट के साथ है ना बेटा, इसको हमको देना है, तो अभी तो जरूरी नहीं है।